हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीमोट्रॉनिक्स। माय नेम इज़ मयंक। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ अंडरस्टैंड करने में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट्स, टू ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स इन योर स्टडी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स के दौरान या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौरान या स्कूल्स के मेजर एग्ज़ाम के दौरान दे डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। अगर उनको ये पता नहीं होंगे और इसके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से जानते नहीं होंगे, देन दे विल एंड अप टू क्रैमिंग। सो इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, क्योंकि जब आप क्रैम करते हैं देन एक्चुअली लॉस्ट इंटरेस्ट इन एक्चुअल स्टडीज़। और सिलेबस की बुक इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कई बार, जिसमें काफ़ी से ज़्यादा, आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि आपको नहीं चाहिए होती है। सो द रेलिवेंट थिंग जो आपको चाहिए होती है, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सो मैं कोशिश ये करूँगा कि रिगार्डिंग उन रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको मैं लूँ और उन कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छी तरह समझने में मदद करूँ। सो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दो मेरे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मेरी स्पेसिफिकेशन है। मैंने इसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई भी की है। आई एम BSc ग्रेजुएट प्लस एन MBA एंड रिगार्डिंग दीज कंसेप्ट्स। सो जैसे हम जानते हैं कि 10th 11th 12th एंड BSc, सो जो आपके पास सब्जेक्ट है, मैटर का जो सब्जेक्ट है, लेकिन केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, इसमें किताबें बड़ी होती जाती हैं, लेकिन आफ्टर व्हेन यू एंड अप इनटू ग्रेजुएशन तो किताबें छोटी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स का जो स्पेसिफिकेशन है फिर उसमें वही रह जाती है। सो मैं चाहता हूँ कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल शुरू से समझें जब आप 10th में हैं या 11th में हैं, ताकि जब आप उनके बारे में +2 या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एकदम से याद हों। सो इट विल बी ऑन योर टिप्स सो दैट यू कैन एक्चुअली क्रैक द एग्जामिनेशन, क्योंकि उसमें कम टाइम रहता है और कम टाइम में आपको वो चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं। सो केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स स्पेशली। सो डेफिनेटली केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को भी काम में आ सकते हैं। मे बी दे आर स्टडिंग इनटू BSc, मे बी दे आर इनटू +1 और 12th, यानी 11th या 12th में। सो इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आज का ये फर्स्ट लेक्चर, जो कि मैंने आपके लिए एक स्पेसिफिकली बनाया है बिकॉज आई कैन सी ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टाइम नहीं है, आप क्योंकि स्कूल बंद हो चुके हैं, कईयों की ट्यूशन्स लगी थी लेकिन ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे हैं। सो एट होम एट्स यूट्यूब एज अ चैनल एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको समझने हैं तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सो मैंने एक बहुत छोटा सा टॉपिक आज लिया है जेनेटिक्स का। आज मैं बायोलॉजी के स्टार्टिंग कर रहा हूँ। सो जेनेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लिया है जिसमें मैं आज लॉ ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस जो है वो क्लियर करूँगा, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। और मे बी 11th और 12th ये चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे वास्ट होता रहता है और उसके बाद फिर ये कंसाइज होकर एक स्पेसिफिकेशन पे आ जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट वीडियो एवर दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। सो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में डाल के कि आपको ये वीडियो कैसी लगी इन वीडियो के एंड में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सब्जेक्ट। सो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स। सबसे पहले जेनेटिक्स का जो सब्जेक्ट है विच इज़ रिलेटेड टू योर जीन्स, योर हेरिडिटी, योर इनहेरिटेंस। किस तरह से आप अपने माता पिता से रिजेंबल करते हैं, किस तरह से उनके ट्रेड्स और उनके जीन्स आपके अंदर आते हैं, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं द फील्ड इज़ नोन एज जेनेटिक्स, जो इनसे डील करती है। सो इसमें क्योंकि बिकॉज आपकी बुक्स में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी होती हैं जब आप 11th या 12th में होते हैं, कई सारी बुक्स हैं रिगार्डिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट NCERT जिसमें पूरा एक सिर्फ एक समरी दी जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दो बुक्स जैसे अरिहंत, जैसे आपका कई सारे ऑथर्स की कई सारी बड़ी बड़ी बुक हैं जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए मिलता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डीप इनटू लॉट मोर ऑफ थ्योरी कि जिसमें आपको थ्योरेटिकल लिखना है, क्योंकि आपको उसमें ऐसे नहीं लिखना होता है, उसमें आपको ऐसे नहीं लिखना है कि उसमें वो कब पैदा हुआ या कब, या उसका निधन हो गया या उसने क्या चीज़ की। जब इंपॉर्टेंट थिंग्स आर द जो थ्योरीज उस टाइम से दी गई और वो पॉस्टुलेट्स क्या थे, उन पॉस्टुलेट्स के रिगार्डिंग हमने कैसे उस थ्योरी को रखा गया और कैसे उन थ्योरी के रिगार्डिंग कई सारी फॉर्मुलेशन बनाई गई जो आगे आपकी साइंस में यूज़ हुई है। कुछ एक थ्योरीज मानी गई, कुछ एक थ्योरीज नहीं मानी गई। तो ये पूरा सफ़र उन थ्योरी का बताने का ही आपको होता है जब आप 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में बताने में, ताकि आपको एक जिस्ट में पता हो और साथ में आपको फैक्ट्स क्लियर हो। सो
इसी तरह से मेंडल की हम बात करते हैं। जॉर्ज जॉन मेंडल एक एबट, एक मॉन्क था, जो कि आपका विच वाज अ मॉन्क, जिसने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए अपनी लाइफ में फॉर सेवरल टाइम ऑफ अपनी हिस्ट्री में 1856 से 1863 तक उसके एक्सपेरिमेंटेशन चली। सो उसने ये एक्सपेरिमेंटेशन 3 चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली किए थे कि इनहेरिटेंस में सबसे मेन फैक्टर क्या है जो आपके आगे जाता है, यानी कि हम में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमें अपने माता पिता से रिजेंबल करता है। अगर मेरी हाइट छोटी है, अगर मेरी हाइट बड़ी है, तो क्या मेरे माता पिता की हाइट भी उससे इफ़ेक्टेड होती है? क्या मेरी माता पिता की हाइट से मेरी हाइट इफ़ेक्ट होगी? क्या किसी का कलर, किसी के पेरेंट्स से कलर के इफ़ेक्ट होता है? कुछ एक ऐसी चीज़ें जो कि हम हेरिडिटी हमारे पास आती हैं लेकिन हमें पता नहीं थी। तो मेंडल ने इसके लिए सबसे मेन चीज़ जो यूज़ की थी, दैट इज़ नोन एज अ गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम है स्पाइसम सत्तिवम, इसका साइंटिफिक नेम भी है। मेंडल ने इस प्लांट के ऊपर, विच इज़ नोन एज गार्डन पी, इस प्लांट के ऊपर उसके ही अपने वहाँ पे उनकी लेबॉर्ट्री थी, उसी के बाहर ये गार्डनिंग में ये प्लांट्स लगे हुए थे, जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने कम से कम भी इतने टाइम तक की कि उन्होंने उसकी पूरी प्रोजेनी के जितने भी ट्रेड्स थे, जितना भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, चाहे उनमें से कई सारे कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें जैसे कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे या प्लांट छोटा है या प्लांट बड़ा है, उसके फ्लावर जो हैं वो वाइट हैं या पर्पल हैं, या उनकी जो पॉड है जिसमें प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, या फिर जो सीड की जो शेप है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए। जिस तरह से अगर मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं तो एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी लंबाई आती है, उनका कलर आता है, उनका आई का कलर आता है, उनके बालों का कलर आता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसी तरह से कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट्स में उन्होंने देखे, बिकॉज हेरिडिटी का जो रूल था वो बेसिक इसी से शुरू हुआ था। सो हेरिडिटी का किस तरह से वो क्रोमोसोम्स में आती हैं, किस तरह से वो आगे जाती हैं, तो उसी पर बेसिस पर ये आगे डिस्कस हुआ। सो गार्डन पी जब उन्होंने लिया गया तो गार्डन पी के साथ जो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे, वो उन्होंने सिलेक्ट किए, जिसमें से हमारे पास था सीड एंड कॉटिलिडन। आई होप आपको कॉटिलिडन और सीड्स का पता होगा। सीड, कॉटिलिडन, फ्लावर का कलर, स्टेम का उन्होंने शेप देखा, स्टेम का उन्होंने पोजीशन देखी। देन अगेन देन देयर वाज पॉड का शेप, पॉड का कलर। सो 1 2 3 4 5 6 7 उन्होंने डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर लिए जो कि बिल्कुल सामने आपको दिखते थे। अब किसी को जैसे भी आप किसी को फिजिकली अपीयरेंस में देखा जाता है, जैसे भी किसी की हम कह सकते हैं कि ये प्लांट बड़ा है, जिसमें और ये प्लांट छोटा है। सो ये इसके फिजिकल अपीयरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है फिनोटाइप से। यानी फिनोटाइप क्या है? वो उनका जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सप्रेशन है, जैसे उनके जीन्स बने हैं, जिस तरह के उनके जीन बने जाते हैं, उन टाइप का उनका फिनोटाइप होता है। फिजिकल अपीयरेंस ज़रूरी नहीं है, ये टोटली आपका डिपेंड करता है जीन टाइप्स के ऊपर। ये डिपेंड कर सकता है आपके बाहर के एक्सटर्नल और जो आपका एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। सो फिनोटाइप इन्हें नाम दिया गया। जबकि हमें जानना था मेंडल को, और हमें जानना था इसके अंदर की साइंस के बारे में कि ये प्लांट बड़ा क्यों है और ये प्लांट छोटा क्यों है। सो इस तरह से इसके सीड्स राउंड क्यों हैं, या इसके सीड्स रिंकल क्यों हैं, जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स के जो डिफरेंट फीचर्स थे वो दिखाए गए। सो अगर मैं बात करूं सीड्स की, सो इनमें से सीड का 2 तरह की शेप्स थी। एक तो था राउंड, दूसरी कई प्लांट्स में सीड्स जो थे वो रिंकल्ड थे। इसमें कॉटिलिडन में राउंड कॉटिलिडन सीड्स के साथ येलो कलर बड़ा है, जिसमें
और ये प्लांट छोटा है। सो ये इसके फिजिकल अपीयरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है फिनोटाइप से। यानी फिनोटाइप क्या है, वो उनका जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सप्रेशन है, जैसे उनके जीन्स बने हैं, जिस तरह के उनके जीन बने जाते हैं, उन टाइप का उनका फिनोटाइप होता है। फिजिकल अपीयरेंस ज़रूरी नहीं है, ये टोटली आपका डिपेंड करता है जीन टाइप्स के ऊपर। ये डिपेंड कर सकता है आपके बाहर के एक्सटर्नल और जो आपका एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। सो फिनोटाइप इन्हें नाम दिया गया। जबकि हमें जानना था मेंडल को, और हमें जानना था इसके अंदर की साइंस के बारे में कि ये प्लांट बड़ा क्यों है और ये प्लांट छोटा क्यों है। सो इस तरह से इसके सीड्स राउंड क्यों हैं या इसके सीड्स रिंकल क्यों हैं, जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स के जो डिफरेंट फीचर्स थे वो दिखाए गए। सो अगर मैं बात करूं सीड्स की, सो इनमें से सीड का दो तरह की शेप्स थी। एक तो था राउंड, दूसरी कई प्लांट्स में सीड्स जो थे वो रिंकल्ड थे। इसमें कॉटिलीडन में राउंड कॉटिलीडन सीड्स के साथ येलो कलर देखा जाता था, जबकि रिंकल्ड में कई सारे रिंकल्ड में ग्रीन कलर देखा जाता था। फ्लावर का कलर वाइट था या तो पर्पल। स्टेम में पोजीशन और आपका या तो स्टेम टॉल थी या डॉर्फ। पॉड की पोजीशन एंड पॉड का कलर, पॉड का कलर, पॉड की शेप, पॉड की शेप या तो बिल्कुल इस शेप में फुल थी या में जा रहे थे। इनके बेसिस के ऊपर मेंडल्स ने 3 बेसिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, जिसमें से लॉ था, सबसे पहला लॉ था द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ था द लॉ ऑफ segregation, and third law was the law of independent assortment. ये 3 तरह के जो लॉ थे, ये 3 तरह के जो लॉ थे जिनके ऊपर पूरी जेनेटिक्स के बारे में लिखा गया, जिनके ऊपर हर ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स बेसिकली डिपेंड करती है, उन 3 लॉ को मेंडल ने डिफ़ाइन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत प्योर फॉर्म में डिफ़ाइन किया, जिसे बाद में थ्योरेटिकली हमने पढ़ा और कई सारी हमारी थ्योरीज़ में, कई सारे हमारे एक्सपेरिमेंटेशन में इन लॉज को रखा गया जो कि बेसिक हैं। सो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस? सो ये 3 लॉ किस तरह से इस एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट बने और किस तरह से ये डिराइव हुए, सो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो जैसे कि नाम ये सजेस्ट कर रहा है, द डोमिनेंस, डोमिनेंस यानी कि जो डोमिनेट करता है, जो बहुत ही अपने आप को जो एक्सप्रेस कर पाता है, या जिसके पास ऐसा फीचर है जो कि आपको टिपिकली दिखता है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस जब उन्होंने देखा, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंटेशन में सबसे पहले कुछ ऐसे प्लांट्स में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेशन में जो गार्डन की प्लांट था उस पर कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन लिए। उन्होंने सबसे पहले उन प्योर फॉर्म्स को लिया और उन करेक्टर्स को लिया जो कि उनको सिंपली दिख रहे हैं, जो कि उनको फिनोटिपिकली बहुत इजी है, और उन्होंने बहुत सारे फीचर्स में ये चीज़ देखी। किसी में इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली देखा कि जो वाइट कलर का प्लांट है, वाइट कलर का फ्लावर है, जो कि बहुत ही फिनोटिपिकली एक अपीयरेंस, एक करेक्टर है जो कि बहुत ही एक्सप्रेसिवली दिखा जाता है। और कई प्लांट्स थे जिनमें पर्पल कलर था, लेकिन अभी तक ये डिफाइन नहीं था कि इसमें से कौन से प्लांट में जो कलर है वो कौन सा डोमिनेंट कलर है और कौन सा रिसेसिव कलर है, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। ये एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही पता चला, जिसके थ्रू लॉ ऑफ डोमिनेंस डिराइव हुआ। या कई सारे प्लांट्स इसमें बड़े थे और कुछ छोटे थे, विच आर नोन एज ड्वार्फ। जब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं सो वी कॉल इट देम ड्वार्फ। सो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने दिखे, जिस पे जो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक जो कि थे फिनोटिपिक, जो फिजिकल अपीयरेंस में आपको दिख रहे थे। सो उन्होंने क्या किया,
जो प्लांट्स में उन्होंने प्लांट्स की कई सारी प्रोजेनी देखी, प्रोजेनी यानी कि कई सारी जनरेशन देखी उन्होंने प्लांट्स में, ऐसी स्टडी की जो कि काफ़ी टाइम तक इनकी काफ़ी जनरेशन को इन्होंने स्टडी किया पूरे एनुअली। बिकॉज सबसे बेसिकली इसमें जो करेक्टर था इस प्लांट का, इस प्लांट को स्पेसिफिकली लेने का, तो इसके फ़ायदे क्या थे और इसे क्यों चूज़ किया गया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से भी बनता है। एंड सिंस कई बार ये ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक नॉर्मल एक क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर अगर आप बीएससी में हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्या चीज़ थी जो आपने उस कैरेक्टर्स को लिया और वो ही स्पेसिफिकली अपने गार्डन पी जो प्लांट है उसको लिया। क्योंकि सबसे पहली बात, एक तो प्लांट को आप घर पे इजीली ग्रो कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल था। दूसरा, इन प्लांट्स का जो लाइफ टाइम पीरियड होता है, दे आर एनुअल प्लांट्स। क्या होता है, ये एनुअल प्लांट होते हैं। इसमें आप कई सारे प्रोजेनी इन्होंने कई सारी जनरेशन इनकी स्टडी कर ली, क्योंकि इनकी जो पॉलिनेशन है वो भी इनकी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों ही चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इजी थी और इम्पॉर्टेंट थी। क्योंकि इस प्लांट में आपके पास मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही अवेलेबल होते हैं एक ही प्लांट के ऊपर। सो अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन करानी है तो आप उसी प्लांट के मेल और फीमेल पार्ट को सेल्फ पॉलिनेट भी करा सकते हैं, या अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है तो आप डिफरेंट प्लांट को, एक का मेल ऑर्गेनिज्म, एक का मेल ऑर्गन एंड अदर इज फीमेल ऑर्गन। सो जब हम इन डिफरेंट प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन करवाते हैं या इन डिफरेंट प्लांट का क्रॉस रिप्रोडक्शन करवाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि बहुत सिंपल था। क्योंकि इन प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन भी ईजी है और क्रॉस पॉलिनेशन भी ईजी। सो ये बहुत सिंपल से करेक्टर थे और बहुत ही एडवांटेज वाले करेक्टर थे, जिसके थ्रू उन्होंने सिर्फ इसी पीक प्लांट को चुना और इजीली अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस किया था, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही टिपिकली कैरेक्टर्स लिए, जैसे प्लांट की लेंथ। अगर हम सपोज हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि प्लांट या तो टॉल था या ड्वार्फ। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टी और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है। ये कैपिटल टी जो रिजेंबल कर रहा है, ये मैंने टॉल प्लांट के लिए एक जेनेटिक फीचर है। सो इस प्लांट के ऊपर ये दो टी मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इन दोनों की उस क्रोमोसोम की बात करते हैं जहाँ पे ये फीचर प्रेजेंट है, टॉल का फीचर प्रेजेंट है। और ये दो फॉर्म ऑफ अलील हैं जो कि इसे एक पेरेंट, एक मदर से, एक फादर से मिला है। सो इस कैरेक्टर को, टॉल कैरेक्टर को हमने टी से, कैपिटल टी से रिजेंबल किया है, जबकि ड्वार्फ कैरेक्टर को हमने स्मॉल टी से रिजेंबल किया है। ये दो फॉर्म ऑफ अलील्स हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्शन के दौरान एक पेरेंट से, दोनों अलग अलग डिफरेंट पेरेंट से एक प्रोजेनी में आते हैं। बिकॉज हम जानते हैं, क्योंकि मैं ब्रीफ में डिस्क्राइब नहीं करूँगा अभी इस कंसेप्ट को, बिकॉज ये टॉपिक फिर बिल्कुल हट के हो जाएगा। सो जब हम जानते हैं एट द टाइम ऑफ जब पेरेंट्स क्रॉस कर रहे हैं, तो हमेशा जो आपके पेरेंट्स होते हैं या हमेशा जो प्रोजेनी होती है वो हमेशा डिप्लॉयड कहा जाता है उन्हें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इनके पास दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिनमें इंडिविजुअली इस फीमेल के पास ये इसके पेरेंट्स से आए हैं, जिसमें एक मॉम से एक डैड से, और इस मेल के पास इसमें एक मॉम से एक डैड से आया है। सो ये दो क्रोमोसोमल, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें अगर हम एक्चुअल में लगाएं तो इनके पास दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक ही चीज़ के लिए। सपोज अगर मैं कैरेक्टर लेता हूँ टॉल, तो टॉल के लिए इस फीमेल के पास और इस मेल के पास, दोनों के पास एक एक अलील होगा। मान लीजिए एक फीमेल के पास इस तरह का अलील है, यानी कि होमोजाइगोट एलील है, यानी कि दोनों ही डोमिनेंट एलील्स हैं, जबकि इसके पास एक छोटे पेयर ऑफ एलील्स हैं। ठीक है। सो
दोनों पेयर में जब इनमें गैमेटोजेनेसिस होगा, जब इनकी फॉर्मेशन होगी, जब इनका रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, सो हम जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इसमें डिस्क्रिप्शन मैं इतनी नहीं दूंगा, क्योंकि जब डिवीज़न होती है, जब वहाँ पे मेयोटिक डिवीज़न होती है, जब सेल्स के अंदर, जब फीमेल एग रिप्रोड्यूस करती है और मेल जो है वो स्पर्म रिप्रोड्यूस करता स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, उनकी रिप्रोडक्शन से ही ऑर्गेनिज्म बनता है, जो कि बाद में डिप्लॉयड हो जाता है। गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, मेयोटिक डिवीजन के टाइम पे ये हैप्लॉयड हो जाते हैं। हैप्लॉयड यानी कि सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड यानी कि डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये गैमीट के टाइम पे एक एलील डिस्क्राइब करेगा और ये भी एक ही एलील डिस्क्राइब करेगा। ये दोनों आगे मिलकर जो प्रोजेनी बनाते हैं उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि इन तरह के दोनों के क्रोमोसोम्स में है। सो बेसिकली मैंने आपको ये कंसेप्ट इसलिए बताया कि कई बार कई सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, सो मैंने इसको इसलिए डिस्क्राइब किया। अदरवाइज़ अगर मैं सिंपली लॉ के ऊपर जाऊँ तो इस तरह से मेंडल ने प्लांट लिया जिसमें उसने देखा कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्होंने सबसे पहले जो जनरेशन जो पैदा हुई उसे नाम दिया F1 जनरेशन। यहाँ F1 रिजेंबल करता है फिलियल, सो फिलियल इसे हम कहते हैं फिलियल जनरेशन। जब भी हम जेनेटिक्स में कोई भी हम किसी तरह के भी स्टडी करते हैं, जब उनके जेनेटिक टाइप का स्टडी किया जाता है कि उनमें जेनेटिक मटेरियल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो हम एक तरह का स्क्वायर बनाते हैं जिसमें हम स्क्वायर को नाम देते हैं। ये इट्स जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स स्क्वायर, ये मैट्रिक्स की तरह काम करता है जिसे सी पुन्नेट ने बनाया था। सो सी इसे पुन्नेट स्क्वायर भी कहा जाता है। सो यहाँ पे हम इंडिविजुअली देखा जाए, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान हर एक अलील डिफरेंटली अपने आप को शो करता है। सो यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सो ये क्रॉस करवाया गया जिसमें इन्होंने देखा कि जो प्रोजेनी है, जो उनके पास F1 जनरेशन आ रही थी, सिंपल क्रॉस में उन्होंने पता लगाया कि F1 जनरेशन जो उसके पास आई है विच वॉज टॉल, जो फिनोटिपिकली टॉल थी। इनके क्रॉस कराने पर हमें एक जनरेशन का पता चला जिसका फिनोटाइप टॉल था। अभी हमने इसके जीनोटाइप की बात नहीं की है, जीनोटाइप की बात हम इसके अगले क्रॉस में कर पाए। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमें सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस का पता चला जो कि टॉल थी। इट वॉज नॉट एन इंटरमीडिएट टॉल, इट वॉज टॉल बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर अलील हैज़ शो इट्स डोमिनेंट कैरेक्टर ओवर द अदर अलील, जिसका जो मेन डिस्क्रिप्शन हमें इस लॉ को डिराइव करने में मदद करेगा। सो जब हमने F2 जनरेशन के लिए मेंडल ने जब इसे F2 जनरेशन में सेम हाइब्रिड के साथ, बिकॉज दीज वर हैविंग अ प्योर फॉर्म ऑफ एलील्स, तो इन्हें हम प्योर फॉर्म क्या या फिर प्योर ब्रीड्स कहते हैं, जबकि इनके पास दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील होते हैं सेम कैरेक्टर के, इसलिए हम इन्हें हाइब्रिड कहते हैं। सो F2 जनरेशन में जब हमने इन दो हाइब्रिड्स को, जिसमें से एक फीमेल एक मेल, दोनों हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को जो हमने क्रॉस करवाया, तो हमने देखा कि हर फॉर्म में हमारे पास जो टॉल के कैरेक्टर्स थे, हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आए। हमने जब इनको आपस में क्रॉस करवाया F1 जनरेशन बाद F2 जो जनरेशन थी, वो हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आए, जिसमें उन्होंने जो अगर प्रोजेनी देखी है जो अपनी, उस प्रोजेनी में इस तरह के एलील्स वाले पेरेंट्स टॉल थे, इस तरह के एलील्स वाले ऑर्गेनिजम्स या फिर चिल्ड्रन टॉल थे, टॉल एंड स्मॉल और ड्वार्फ। तो अगर मैं इस क्रॉस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास ऐसा पूल था जो कि 100% है, अगर हम 100 को 4 में डिवाइड करें तो हमारे पास 25% हम इंडिविजुअल ट्रेड्स को
जो है इंडिविजुअल ट्रेट्स को हम 25% डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब वो गैमेटोजेनेसिस हुई है तो वहाँ पे गैमेटोजेनेसिस के बाद जब रिप्रोडक्शन हुई है तो हर एक फॉर्म ऑफ एलील ने अपने आप को शो किया है। और जो फिनोटाइप था विच इज़ फिनोटाइपिक, जो फिनोटाइप था वो था टॉल एंड स्मॉल। सो इसमें से 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे जबकि एक प्लांट स्मॉल था, जिससे हमें इसका फिनोटाइपिक रेशियो पता चला। So phenotypic ratio was 3:1, 3 tall plants and 1 dwarf plant. अब हमें फिजिकली तो ये पता चल रहा था कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, लेकिन इनका जीनोटाइप क्या था? बिकॉज इनके अंदर जब उसने देखा था कि F1 जनरेशन में वो वाला एलील भी है या उस जीन के ऊपर वो वाला एलील भी है जो कि उसके स्मॉल एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उस कैरेक्टर के स्मॉल होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो उन्होंने इसके लिए एक जीनोटाइपिक रेशियो निकाला गया जो कि इनके F2 जनरेशन में ही निकल पाना संभव हुआ आफ्टर क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ two different hybrids which were carried into F1 generation. So genotypic ratio, जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो कुछ इस तरह का था 1:2:1, जिसमें एक प्योर फॉर्म ऑफ टॉल था, 2 हाइब्रिड टॉल थे और एक प्योर फॉर्म ऑफ ड्वार्फ या स्मॉल प्लांट था। अब हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि किस तरह से जीन्स और उनके ऊपर डिपेंड होते हुए किस तरह से हर एक कैरेक्टर जो है वो जीन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो जीन रिप्रेजेंट करता है 2 फॉर्म ऑफ एलील्स के बारे में, यानी कि एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील के बारे में जो जिसके ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है। और वो फॉर्म ऑफ एलील में ऐसा कैरेक्टर है कि एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है और मास्क अप कर रहा है दूसरे कैरेक्टर को, यानी कि अगर तो हमें ये डिवीजन इक्वल मिलती तो हमें यहाँ पर मिलता 50 या 50%, जो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हम 100% इस प्रोजेनी को लेकर चले तो हमें 25% मिलते। लेकिन हमें जीनोटाइपिक रेशियो में या फिर इसमें हमें पता चल गया कि अगर मैं उसे 100 को अगर मैं 3 के लिए अगर मैं करना चाहता हूँ 3:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करूँ तो ये 75% + 25% का क्रॉस आता है, जिसके अंदर 75% ऑफ द प्लांट्स वर टॉल एंड ओनली 25% ऑफ द प्लांट्स वर स्मॉल। तो इससे हमें पता चला किस तरह से जो एक कैरेक्टर है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है। सो यहाँ से जो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है उस चीज़ का हमें पता चला। साथ ही में इसके साथ हमें इस चीज़ का भी पता चला जब उन्होंने F2 जनरेशन में ये क्रॉस करवाया कि जब हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म जब हमने F2 जनरेशन में इनका क्रॉस करवाया जो कि हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म था, हाइब्रिड प्लांट था, जिसमें एक एलील रिप्रेजेंट कर रहा था उसके डोमिनेंट कैरेक्टर को, जबकि दूसरा एलील रिप्रेजेंट कर रहा था उसके रिसेसिव कैरेक्टर को। जी हाँ, डोमिनेंट और रिसेसिव, अगर एक डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव है, यानी कि दबा हुआ कैरेक्टर और एक जो उभरा हुआ कैरेक्टर था। तो इस ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल था जिसमें से दोनों ही तरह के जो इसके पेरेंट्स से प्योर फॉर्म ऑफ जहाँ पे जिनके पेरेंट्स के पास प्योर फॉर्म ऑफ एलील्स थे, या तो ये या तो ये, तो इन्हें अपने पेरेंट्स से दोनों ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मिले थे। क्यों? एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस जब गैमीट्स बनते हैं तो उनके अंदर एक एक फॉर्म ऑफ एलील जाता है जिसने अपने आप को डिस्क्राइब किया। यानी अगर मॉम के पास ये कैरेक्टर थे और डैड के पास ये कैरेक्टर थे, सो इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स ने इंडिपेंडेंटली यहाँ पर जो है सेग्रीगेशन दिखाई, यहाँ पर अपना सेग्रीगेट हुए। जब इन्होंने गैमीट्स बनाए तो आगे जाके इस तरह के कुछ गैमीट्स बने। ये डिप्लॉयड कैरेक्टर्स हैप्लॉयड में जब चेंज हुए सो इनके पास टॉल का भी कैरेक्टर था और ड्वार्फ का भी कैरेक्टर था। लेकिन जब ये दूसरे पिक रेशियो निकाला गया जो कि इनके F2 जनरेशन में ही निकल पाना संभव हुआ आफ्टर क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट हाइब्रिड विच वर कैरी इनटू F1 जनरेशन। सो जीनोटाइपिक रेशियो था वो कुछ इस तरह का था 1:2:1, जिसमें एक प्योर फॉर्म ऑफ टॉल था
2 हाइब्रिड टॉल थे और एक प्योर फॉर्म ऑफ ड्वार्फ या स्मॉल प्लांट था। अब हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि किस तरह से जीन्स और उनके ऊपर डिपेंड होते हुए किस तरह से हर एक कैरेक्टर जो है वो जीन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो जीन रिप्रेजेंट करता है 2 फॉर्म ऑफ एलील्स के बारे में, यानी कि एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील के बारे में जो जिसके ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है। और वो फॉर्म ऑफ एलील में ऐसा कैरेक्टर है कि एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है और मास्क अप कर रहा है दूसरे कैरेक्टर को, यानी कि अगर तो हमें ये डिवीजन इक्वल मिलती तो हमें यहाँ पर मिलता 50 या 50%, जो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हम 100% इस प्रोजेनी को लेकर चले तो हमें 25% मिलते। लेकिन हमें जीनोटिपिक रेशियो में या फिर इसमें हमें पता चल गया कि अगर मैं उसे 100 को अगर मैं 3 के लिए अगर मैं करना चाहता हूँ 3:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करूँ तो ये 75% प्लस 25% का क्रॉस आता है, जिसके अंदर 75% ऑफ द प्लांट्स वर टॉल एंड ओनली 25% ऑफ द प्लांट्स वर स्मॉल। तो इससे हमें पता चला कि किस तरह से जो एक करेक्टर है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है। सो यहाँ से जो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है उस चीज़ का हमें पता चला। साथ ही में इसके साथ हमें इस चीज़ का भी पता चला जब उन्होंने F2 जनरेशन में ये क्रॉस करवाया कि जब हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म जब हमने F2 जनरेशन में इनका क्रॉस करवाया, जो कि हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म था, हाइब्रिड प्लांट था, जिसमें एक अलील रिप्रेजेंट कर रहा था उसके डोमिनेंट कैरेक्टर को, जबकि दूसरा अलील रिप्रेजेंट कर रहा था उसके रिसेसिव कैरेक्टर को। जी हाँ, डोमिनेंट और रिसेसिव, अगर एक डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव है, यानी कि दबा हुआ कैरेक्टर और एक जो उभरा हुआ कैरेक्टर था। तो इस ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल था जिसमें से दोनों ही तरह के जो इसके पेरेंट्स से प्योर फॉर्म ऑफ जब भी अलील को यहाँ से सेग्रीगेशन होना होता है, जब भी एक पेरेंट्स में एलील्स का सेग्रीगेशन होता है तो वो लॉ ऑफ दैट इज़ अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि वो प्योर फॉर्म में अपने आप को शो करते हैं, नॉट एन इंटरमीडिएट फॉर्म। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मैं कंबाइन करना चाहूँ तो मैं इसमें ये बता सकता हूँ, अगर मैं हाइट का कैरेक्टर दोबारा से ले रहा हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये ऑर्गेनिज्म, दिस ऑर्गेनिज्म विल बी टॉल, नॉट एन इंटरमीडिएट, बिकॉज इसमें दिस फॉर्म ऑफ एलील जो कि डोमिनेंट था, इसने अपने आप को इस प्रोजेनी में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें और जो सेकेंड फॉर्म ऑफ एलील है जिसका एक्सप्रेशन इस फॉर्म ने मास्क अप कर लिया है। सो दिस वॉज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। और गैमीटोजेनेसिस के दौरान जब ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं, जब ये एलील इंडिपेंडेंटली एक फॉर्म में जा रहा है ऑफ गैमीट्स और दूसरा इंडिपेंडेंटली दूसरे फॉर्म ऑफ गैमीट्स में जा रहा है, एंड एट द टाइम ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन दे आर टुगेदर इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जहाँ पे इंडिपेंडेंटली जो डोमिनेंट वाला है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और हाँ, एक बात यहाँ से हमें और चीज़ पता चली, 2 लॉज तो हमें यहाँ से मिल गए। इन 2 लॉज में एक लॉ जो था विच वॉज अ सेकेंड लॉ। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। मे बी इट कैन बी कवर अप इन योर MCQs टेस्ट व्हेन यू गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, या अगर आपको थ्योरेटिकल ये आपके सिलेबस में या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ये चीज़ आ सकती है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं, बिकॉज दिस थिंग वॉज इनएविटेबल। ये एक फैक्ट है, जब भी गैमेटोजेनेसिस होती है तो हर एक एलील अपने आप को शो करता है। सो दिस इंडिपेंडेंसी, इस इंडिपेंडेंसी को हमने लॉ ऑफ यूनिवर्स भी कहा, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ भी इसे नाम दिया गया, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ। तो मेंडल के 3 लॉज में से 2 जो हमने अभी यहाँ पे देखे हैं, जिसमें से सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ यूनिवर्स and inheritance, and the purest law यानी कि जो एलील्स हैं which are present in the purest form, in its purest form। जब एलील अपने आप को शो कर रहा है तो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में कर रहा है, ना कि किसी हाइब्रिड फॉर्म में या किसी इंटरमीडिएट
कैरेक्टर में। सो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा उन लोगों के लिए, बट आई विल नॉट टेक इट इन वेरी डीप कंसेप्चुअलाइजेशन। अगर आप लोगों को इस भी एलील्स या फिर इन चीज़ों में डिफ़िकल्टी हो रही है, सो लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल टू यू, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन पे कि एलील्स क्या होते हैं और वो जीन्स में कैसे प्रेजेंट होते हैं। सो हम लोगों को पता है कि जब भी हमारे जेनेटिकल मटेरियल को देखा जाता है, जिन्हें क्रोमोसोम बोला जाता है, मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, जिन्हें क्रोमोसोम बोला जाता है। अगर आपने क्रोमोसोम्स देखे होंगे तो क्रोमोसोम्स की इस तरह से आर्म्स होती हैं। देयर आर डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जो डीएनए है वो इस तरह से पैक्ड अप होता है एक डबल हेलिकल फॉर्म में। सो ये डीएनए इन चारों आर्म्स के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा का पूरा मटेरियल, ये पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक इंडिविजुअल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक इंडिविजुअल का हर एक चीज़, उसका हर एक हेरिडिटी कैरेक्टर, या उसमें किस तरह के गुण आएंगे, या उसका किस तरह का फिनोटाइप होगा, किस तरह का वो किस तरह की वो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर मैं एक आर्म की बात करूँ, ये दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम एट टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस ये आपस में ये अलग हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस दीज टू आर्म्स गेट डिफरेंट। इनमें से एक क्रोमोसोम का जो पेयर है वो आ रहा है मदर से, एंड द अदर पेयर इज कमिंग फ्रॉम फादर। जब ये ऑर्गेनिजम्स are present है, दे आर प्रेजेंट इन द टू फॉर्म, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट डिप्लॉइड। जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड में है। सिर्फ कई सारे ऑर्गेनिज्म जो कि डिप्लॉइड आते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स है लाइक अस, जिसमें प्लांट्स का भी हमने एग्जांपल लिया है पाइसम सर्पियम का, सो ये डिप्लॉइड है। एट द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस, जब गेमीट फॉर्मेशन होती है, या गेमीट फॉर्मेशन होने का कारण क्या है, बिकॉज रिप्रोडक्शन में इसे पार्ट लेना है, तो इन दोनों में हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अपने आप को सेग्रीगेट कर देता है। इस टाइम की सेग्रीगेशन के अंदर हम देखते हैं कि डीएनए में, अब अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर देखूं तो डीएनए का एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है विच इज़ नोन एज डबल हेलिकल फॉर्म। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे डीएनए के काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डबल हेलिकल फॉर्म का। डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में अगर मैं सपोज यहाँ से लेकर इस फ्रेगमेंट को देखता हूँ जो कि रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, सपोज अगर इस कैरेक्टर ने मेरे हाइट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है या प्लांट के हाइट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या जीन का जो भी एक्सप्रेशन होगा विच इज़ नोन एज फॉर इट्स हाइट, जिसे हम एलील का नाम देते हैं। सो सपोज अगर हाइट का कैरेक्टर इस क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल है, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर वो सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर स्मॉल भी हो सकता है या कैपिटल भी हो सकता है, या तो टॉल हो सकता है या स्मॉल हो सकता है। सो एट द टाइम ऑफ देयर सेग्रीगेशन, अब यहाँ पे जब सेग्रीगेशन हुई है, नेक्स्ट जब ये क्रॉस पॉलिनेट कर रहे हैं, जब इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगेन इन एन ऑर्गेनिज्म दे विल मीट, ये एक हो जाएंगे, जिसमें जो टॉल कैरेक्टर है, जो टॉल फॉर्म ऑफ एलील है हाइट के लिए, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मास्क अप द एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव एलील विच इज प्रेजेंट ऑन दैट जीन। सो आई होप दैट आपको ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि एलील्स का कई लोगों को पता नहीं होता है, वो एलील्स कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, किस जगह पर ये होते हैं, कैसे उनकी डिस्क्रिप्शन की जाती है। यू कैन ऑल्सो टाइप इन कमेंट कि अगर एलील या जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा और जानना है, तो इसको हम एक सेपरेट कंसेप्ट को, बिकॉज ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम से लिंक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें ही आपको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकता हूँ। सो फिलहाल के लिए तो अभी आपको जो कंसेप्ट मैं इनहेरिटेंस, क्योंकि हम यहाँ पे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो इसके लिए आपको इतना जानना काफ़ी है। द थर्ड लॉ
Now comes to third law. So the third law was the law of independent assortment. थर्ड लॉ के लिए जिस तरह से मेंडल ने उन दो प्योर फॉर्म ऑफ प्लांट्स को, जिसमें दो प्योर फॉर्म ऑफ एलील थे, एक टॉल था एक स्मॉल था, F1 जनरेशन के लिए क्रॉस करवाया, देन ही गेट टू नो अबाउट अ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म विच वाज टॉल, एक्चुअली शोइंग द फिनोटाइप ऑफ टॉल, क्योंकि उसमें हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का यूज़ हुआ, उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस उसने अपना शो किया, इसलिए वो टॉल कैरेक्टरिस्टिक रहा। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए उससे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अब जैसे मैंने आपको चीज़ बताई है कि यहाँ पर पाइसम सत्तिवम को लेने का एक एडवांटेज ये था कि वो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकता था ना। उसने इन जनरेशन्स में डिफरेंट फॉर्म ऑफ, क्योंकि उसको बिल्कुल टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए थे जिनको उसने पढ़ना था, सो उसने इन जनरेशन्स के डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लांट्स बनाए जहाँ पे उसने इन फॉर्म में हाइब्रिड्स को लिया। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जहाँ पे उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या फ़र्क है। मोनो हाइब्रिड जब मेंडल ने सिर्फ एक करेक्टर को, यानी कि एक फॉर्म ऑफ जीन को जिसमें सिर्फ उसने हाइट का करेक्टर देखा या सिर्फ कलर का करेक्टर देखा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था एक जीन के ऊपर जिसके दो फॉर्म ऑफ एलील्स थे, तो ईदर हाइट या कलर, जब इसमें से सिर्फ एक करेक्टर को हमने चूज़ करके उन जनरेशन्स के बीच में क्रॉस करवाया, देन इट इज़ कॉल्ड अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने दो करेक्टर्स लिए, सपोज हमने इसमें कॉटिलिडन्स या पॉड का कलर और उनकी शेप के बारे में देखा। अब इसमें एक जीन हम जानते हैं क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ करेक्टर था, तो दोनों ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इसके लिए प्रेजेंट होने चाहिए उस क्रोमोसोम के ऊपर, जिनके लिए सेपरेटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ डोमिनेंट या फिर रिसेसिव एलील होने चाहिए। सो इंडिपेंडेंटली हमने दो चीज़ों को कंसिडर किया, इनकी शेप को और इनके कलर को। शेप में जो डोमिनेंट शेप था विच वाज राउंड वन, जिसे कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो रिसेसिव शेप था विच वाज द रिंकल्ड वन, जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर वाज द कलर ऑफ द कॉटिलिडन्स। सो कलर जो डोमिनेंट था विच वाज येलो वन, जिसे हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द रिसेसिव कलर वाज द ग्रीन वन, जिसे हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो अगर ये पेरेंट्स में दोनों प्योर फॉर्म में, इन दोनों फॉर्म में ये दोनों जीन्स प्रेजेंट है, जिनके लिए दोनों प्योर फॉर्म ऑफ एलील्स हैं, तो इन दोनों को कहते हैं होमोजाइगोटिक पेरेंट्स, क्योंकि इनके पास जो एलील्स है वो दोनों ही सेम है। दोनों ही इनका जो जाइगोट है, उनके ऊपर जो दो क्रोमोसोम्स हैं, उनमें जो फॉर्म्स हैं विच इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ एलील। अगर एक पेरेंट से उससे कैपिटल एलील आया है तो दूसरे से भी उससे कैपिटल एलील आया है, विच इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म। जब उसने एक्सपेरिमेंटेशन में ये दो कलर लिए, दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, जिसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा। सो व्हाट ही सी, कि जो फर्स्ट जनरेशन थी F1 जनरेशन, जो कि सारी राउंड थी, जिसमें से उन्होंने लिया राउंड, अगर हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस याद होगा तो यहाँ पर आर एलील यानी कि डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एलील ही अपने आप को शो करेगा। तो ये जो सीड का जो शेप है विच विल बी राउंड वन एंड द कलर विल बी येलो वन, क्योंकि येलो जो है यहाँ पे डोमिनेंट एलील जो है रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर ट्रेट को। सो दीज वर सीड्स वर राउंड एंड येलो।
इस तरह की जो डाई हाइब्रिड उन्होंने अब इस तरह के जो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ जो चिल्ड्रन उस प्रोजेनी में जो आए थे, उनका जब क्रॉस करवाया गया फॉर द सेक ऑफ F2 जनरेशन, जहाँ हमें पता चल सके कि जो एलील्स हैं, एक तो वो डोमिनेंट लॉ को फॉलो कर रहे हैं या सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहे हैं नहीं, उसके साथ हमें एक और चीज़ पता चली F2 जनरेशन में, क्योंकि इसका क्रॉस अब दो अलग अलग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर जो कि दो अलग अलग फॉर्म ऑफ जीन रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स ने अपने आप को शो किया इंडिपेंडेंटली, वो शो हुए इंडिपेंडेंटली। सो सपोज अगर मैं ले रहा हूँ एक क्रोमोसोम जिसके ऊपर इस पार्टिकुलर जीन पे, इस लोकेशन पे अगर रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड कलर, और इस पर्टिकुलर लोकेशन पर इसका शेप एंड इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इनका कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जीन्स, दोनों ही जीन में जो दोनों कैरेक्टर हैं वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स जो हैं उनके प्रेजेंट हैं, एक मदर से एक फादर से। सो दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, जिससे हमें थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस का पता चला, जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें ऐसा नहीं है कि येलो ने राउंड को इफेक्ट किया या इस राउंड ने इस ग्रीन को इफेक्ट किया। ये जीन के जो अपने एलील्स हैं, उन्होंने डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स हैव शोड डिफरेंटली, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए अपार्ट फ्रॉम देयर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, फॉर्म ऑफ जीन जो उनके ऊपर प्रेजेंट था। यानी कि शेप का कलर से कोई लेना देना नहीं था और कलर का शेप से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने आप को असॉर्ट किया। जो फॉर्म इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करने के बाद जो फॉर्म डोमिनेंट हो पाई, उस तरह के एलील्स ने अपने आप को शो किया, बिकॉज उन्होंने डेफिनेटली रिसेसिव फॉर्म्स को ओवरकम कर लिया उनके एक्सपीरियंस को। सो हमारे पास F2 जनरेशन के लिए जो दो क्रॉस हमें मिले, उसमें उसने दो ऐसे हाइब्रिड को क्रॉस करवाया जिनके पास दोनों तरह के एलील्स थे। उनके पास जो शेप था उसके लिए राउंड और रिंकल एलील भी था, और कलर के पास येलो और ग्रीन एलील दोनों ही था उनके क्रोमोसोम्स पे। इस तरह के जनरेशन को जब आपस में क्रॉस करवाया गया तो उसके पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से थे, बिकॉज अब ये क्रॉस जो था जिसमें हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम एक शेप पढ़ रहे थे प्लस हम एक कलर पढ़ रहे थे ऑफ दैट पर्टिकुलर सीड्स का। तो जो हमारा क्रॉस था, जब इस तरह की प्रोजेनी को उन्होंने आपस में क्रॉस पॉलिनेट करवाया, तो यहाँ पर जब सेग्रीगेशन हुई तो हर एक एलील ने इंडिपेंडेंटली अपने आप को सॉर्ट किया, यानी कि जिसमें से सेम टाइप ऑफ रेशो जो कि रिजेंबल कर रहा था एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, अप्रॉक्सीमेटली हमें वैसे ही रिजल्ट मिले जिस तरह के एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आ रहा था। सो इसमें सीड्स राउंड येलो भी थे, रिंकल ग्रीन भी थे, रिंकल ग्रीन एंड प्योर फॉर्म ऑफ रिंकल एंड ग्रीन एंड रिंकल एंड येलो। सो रिंकल एंड येलो, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, यहाँ पर राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, राउंड ग्रीन एंड रिंकल। सो इस तरह के कैरेक्टर्स हमें दिखे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब डिफरेंटली असॉर्ट होकर आपस में दोनों पेरेंट्स ने क्रॉस ब्रीड करवा के, जब इनमें क्रॉस ब्रीड हुआ F2 जनरेशन के लिए,
सो ये इंडिपेंडेंट एलील अपने आप को इंडिपेंडेंटली इन्होंने असॉर्ट किया और इंडिपेंडेंटली हर एक क्रोमोसोम में अपने आप को डिफाइन किया। सो इस तरह के क्रॉस से जो हमें रेशो मिला, जो F2 में रेशो मिला, जिसमें जो फिनोटिपिक रेशो था जो था 9:3:3:1, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ क्वेश्चंस, MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जीनोटिपिक रेशो शायद से आपके सब्जेक्चुअल पार्ट में या फिर जब आपके बोर्ड के एग्जाम है तो शायद या 11th या उसमें शायद ये कवर ना हो, लेकिन ये हायर फॉर्म ऑफ स्टडीज़ के लिए या फिर BSc के लिए या +2 के लिए या आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो रेशो निकली विच वाज 1:2:2:1:2:4:2:1:2:1। अगर मैं ये टोटल जीनोटाइप्स देखूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंट तरह के जीनोटाइप्स पाए गए। अब फिनोटिपिक रेशो में इफ आई डिस्क्राइब द फिनोटिपिक रेशो, देन व्हाट आई हैव फाउंड कि फिनोटिपिक रेशो में हमारे पास ब्राउन, येलो, यानी कि ऐसे प्लांट्स आए जिनका कलर जो सीड्स का था वो राउंड, जिनका कलर येलो था और सीड्स जो थे वो राउंड शेप में थे। अदरवाइज रिंकल्ड येलो, brown, green and wrinkled green. So इस तरह का फिनोटिपिक रेशियो देखा गया जिसमें डोमिनेंट फॉर्म ऑफ फीचर के जो भी प्लांट्स थे उनमें जो सीड देखा गया दैट वाज राउंड इन शेप एंड येलो इन कलर. जो कॉटिलीडन्स का कलर था विच वाज येलो. रिंकल जो था जिसमें शेप जो रिंकल थी लेकिन उनका कलर येलो था विच वाज द डोमिनेंट कलर. कुछ एक प्लांट्स थे जिनका जो सीड का शेप था विच वाज राउंड, जो कि एक डोमिनेंट फॉर्म है, लेकिन उनका कलर जो था वो ग्रीन था. एंड अदर वर प्योर फॉर्म ऑफ रिसेसिव लीव्स जिनका कलर भी ग्रीन था और शेप भी रिंकल था. सो इस तरह की जो प्रोजेनी हमारे पास मिली, इस तरह का जो फिनोटाइप हमें मिला विच वाज इन रेशियो ऑफ 9:3:3:1, यानी कि जिससे हमें पता चला कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हर एक कैरेक्टर में जो हर एक जो जीन है जो एक डिफरेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वो इंडिविजुअली अपने आप को असॉर्ट करता है. यानी कि अगर उसका कलर, अगर उसका शेप राउंड है और उसका कलर येलो है, सो इंडिपेंडेंटली इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ने, इन दोनों फॉर्म ऑफ एलील ने अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट किया. फिर चाहे वो डायज़ाइगोटिक था, फिर चाहे वो डायज़ाइगोटिक थे या मोनोज़ाइगोटिक थे, so this does mean कि क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ अ गेमेटोजेनेसिस जब भी ये एलील्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इररिस्पेक्टिव अदर एलील, दे शो दे फिनोमेनन. दिस केम टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द थर्ड लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो ये तीन लॉ ऑफ मेंडल जो मेंडल ने अपनी इनहेरिटेंस में जो डिस्क्राइब किए थे, दिस वर द बेसिक लॉ. द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या उसे हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये तीन बेसिक लॉ
आगे की जनरेशन के थ्रू ये चलते रहे। कई सारी थ्योरीज इनके ऊपर निकली, कई सारे एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर किए गए, और ये लॉ जो थे मेंडल ने जो डिस्क्राइब किए थे, दे परफॉर्म ट्रू, और उनका जो रिजल्ट था वो एक जैसा देखा गया कई सारे ऑर्गेनिजम्स में, और उनको एज अ बेसिक लिया गया। सो आई होप दैट आपको ये बेसिक चीज़ें जो हैं अभी क्लियर हुई होंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है या कोई भी और आपका टॉपिक है, जो पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं मैं लूँ, दिस वॉज रिलेटेड टू योर बायोलॉजी क्लास, विच इज़ जहाँ पे मैंने जेनेटिक्स का एक टॉपिक लिया था। अगर आपको केमिस्ट्री का भी टॉपिक लेना है, मैं एक केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं एटम्स के बारे में बात करूँगा और पीरियोडिक टेबल को लूँगा। सो आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी से भी रिलेटेड, या अगर आप 10th में है या 11th में या 12th में या BSc में है, जो भी आपको केमिस्ट्री या बायो से रिलेटेड टॉपिक्स लेने हैं, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन, और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एंड प्लीज़, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, या आपको कंसेप्ट अच्छे लगे, या आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आई होप दैट आई विल हेल्प यू आउट in understanding your concepts much more better in further topics. Thank you.